हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर 7 है इसका नाम है प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। अर्थात ये जो प्राणी होते हैं इनके शरीर की संरचना किस प्रकार से बनी हुई होती है। देखिए, सभी जीवों के, चाहे वो प्राणी हो चाहे पादप हो, सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो है कोशिका। ये कोशिका बहुत छोटी होती है। ये एक अकेली कोशिका किसी कार्य को नहीं कर सकती है। तो ये कोशिकाएं जो है वो संगठित होकर के ऊतक बनाती है। और ये जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों के अंदर विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, जिनको मुख्य रूप से 4 प्रकारों में हमने बांटा है। एक तो होता है सबसे पहला, जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। दूसरा ऊतक होता है संयोजी ऊतक। और तीसरा है पेशी ऊतक। और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ये जो ऊतक होते हैं ये आपस में संगठित होकर के एक विशेष प्रकार की संरचनाओं को बना लेते हैं और उन संरचनाओं को अंग कहा जाता है। अंग एज ए ऑर्गन्स। ये विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जैसे देह भित्ति है या आहार नाल के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचना है। ये अंग आपस में मिलकर के और विशेष क्रिया को संपन्न करने के लिए तंत्रों का निर्माण कर लेते हैं, तंत्र बना लेते हैं। अर्थात सेल, ये टिश्यू हो जाते हैं, ऑर्गन और सिस्टम, और इससे बन जाता है पूरा शरीर। तो सभी जीवों के शरीर में जो कि बहुकोश के होते हैं, इस प्रकार से शरीर का संगठन होता है। तो देखिए, इसमें हमने यहां ऊतकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ प्राणी, क्योंकि सभी जीवों के शरीर की संरचना जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है, तो यहां कुछ प्राणियों को एज ए एक प्रारूपिक प्राणी मान करके उनकी शरीर की संरचना का अध्ययन किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लें तो ये जो है केंचुए के बारे में हम पढ़ें। केंचुआ, ठीक है। तो ये केंचुआ किस प्रकार का होता है? केंचुए को अर्थवॉर्म कहते हैं। अर्थवॉर्म मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाला कृमि है। ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है। इस केंचुए का संग जो है ये एनेलिडा संघ का प्राणी है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है एज ए जूलॉजिकल नाम ये है इसका फेरेटीमा पॉस्थुमा।
इसमें फेरिटीमा इसका वंश है और पॉस्तुमा इसकी जाति है। यह इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, इस केंचुए के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। तो सबसे पहले हमने देह भित्ति के बारे में बात की। केंचुए की जो देह भित्ति होती है वो विभिन्न स्तरों से बनी हुई होती है। सबसे पहले इसमें उपत्वचा होती है, इसके नीचे अधिचर्म जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे अवलंबन कोशिका है, आधारी कोशिका है, ग्रंथिल कोशिका है, संवेदी कोशिका है, और इसके नीचे पेशी स्तर होता है। तो ये देह भित्ति विभिन्न स्तरों से बनी हुई होती है। इस देह भित्ति और आहार नाल के बीच की जो गुहा है उसे देह गुहा कहा जाता है, और इसमें वास्तविक देह गुहा होती है जो कि मीजोडर्म से आस्तरित होती है। देह गुहा, ये जो देह गुहा है इसमें जो भरा हुआ पदार्थ होता है उसे देह गुह्य द्रव कहा जाता है, और उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। इसके बाद आता है केंचुए का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, इसमें पाचन तंत्र में मुख्य रूप से जो संरचना होती है ये आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ये मुख से लेकर के और गुदा तक फैली रहती है। इसमें विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। मुख जो है मुख गुहिका के अंदर खुलता है, ये मुख गुहिका जो है आगे चल करके ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी जो है वो ग्रसिका में खुलती है, फिर इसके बाद पेशनी होती है, फिर आमाशय, फिर आंत। यानी ये आहार नाल जो है वो विभिन्न भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं नई चीज जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। यानी इसका जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। और देखिए, केंचुआ जो है इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। यानी इसमें जो परिसंचरित पदार्थ होता है ये रुधिर की जो बंद नलिकाएं हैं उनके अंदर ये बहता है, इसलिए ये एक तरह से बंद प्रकार का होता है। जिस तरह से कह सकते हैं कि मानव या विकसित प्राणियों में जो बंद प्रकार का सिस्टम होता है उसी प्रकार के अंदर इसका भी सिस्टम होता है। और ये जो है एक तो रुधिर वाहिकाओं, हृदय। आप देखिए, इसमें हृदय वास्तविक हृदय तो नहीं होता है पर हृदय जैसी संरचनाएं होती हैं, और इसमें एक तरह से केशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, बाही और रुधिर केशिकाएं। ये तीन प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर होती हैं।
अर्थात रुधिर वाहिकाएं बड़ी नलिकाएं होती हैं और इनसे छोटी छोटी नलिकाएं जो होती हैं वो रुधिर केशिकाएं होती है, और इनको पंप करने वाला एज ए जो बड़ी एक तरह से संरचना होती है तो वो हृदय इसके अंदर उपस्थित होती है। और इसमें जो है जब संकुचन की क्रिया होती है, शरीर संकुचित होता है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर का परिसंचरण होता है, यानी रुधिर जो है एक दिशा के अंदर गति करता है। ठीक है। और रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं ये सूक्ष्म होती हैं, जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो दिख नहीं पाती हैं। साथ में ये रुधिर के अंदर जो है भक्षकाणु उपस्थित होते हैं जो कि भक्षण का कार्य करते हैं, और इसमें जो है तंत्रिकाओं वगैरह की भी उपस्थिति इसके अंदर होती है। रुधिर ग्रंथियां इसमें जो रुधिर ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा एक तरह से रुधिर का निर्माण होता है, ये चौथे, पांचवें व छठे खंड पर स्थित होती है। खंड पर स्थित होती है इसमें रुधिर ग्रंथियां जो रुधिर का निर्माण करती हैं। और इसमें जैसे कि देखिए कोई भी हानिकारक रोगाणु वगैरह अगर पहुंच जाता है तो उसे आसानी से नष्ट कर दिया जाता है। और इसमें देखिए रुधिर जो है उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, पर वो हीमोग्लोबिन जो है ये रुधिर कर्णिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता है, बल्कि जैसे मानव के अंदर तो हीमोग्लोबिन रुधिर कर्णिकाओं में होता है, आरबीसी में होता है, बल्कि यहां जो रुधिर कर्णिका है यानी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ठीक है। तो यहां देखिए ये जो परिसंचरण तंत्र है ये ज्यादा विकसित तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सभी चीजें जो बड़े विकसित जीवों में पाई जाती है वो उपस्थित होती है। और इस परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर की जो नलिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं, वो आगे से पीछे की तरफ फैली रहती है और बीच बीच में वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और इनमें जो पतली केशिकाएं होती हैं वो आहार नाल से संबंधित होती हैं, क्योंकि आहार नाल में जो भोजन पचता है उस पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो रुधिर के अंदर ही आ जाता है। तो ये इनका परिसंचरण तंत्र होता है। अब आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र देखिए केंचुए के अंदर श्वसन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है। इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान, ये देह भित्ति के द्वारा होता है, देह भित्ति के द्वारा होता है। यानी जो देह भित्ति होती है उसके द्वारा, क्योंकि हर समय देह भित्ति नम बनी रहती है और वहीं पर विसरण की क्रिया होती है, और उस विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर विसरित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें कोई विशेष संरचना इस श्वसन तंत्र के रूप में उपस्थित नहीं होती है। अब आता है केंचुए का उत्सर्जन तंत्र। देखिए केंचुए के अंदर जब शरीर के प्रत्येक भाग में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं तो उन उपापचय क्रियाओं से कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर के अंदर रहना हानिकारक होता है।
तो ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना यह कहलाता है उत्सर्जन। तो इस केंचुए के अंदर उत्सर्जन के कार्य के लिए एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं वृक्कक, एज ए नेफ्रीडिया। तो इसमें वृक्कक पाए जाते हैं। उत्सर्जन का जो कार्य है वो वृक्ककों के द्वारा किया जाता है जिनको नेफ्रीडिया कहा जाता है। नेफ्रीडिया। ये जो वृक्कक हैं ये कहां पर स्थित होते हैं? इनकी स्थिति के आधार पर इन वृक्ककों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो होता है पटीय वृक्कक, पटीय वृक्कक का मतलब होता है सेप्टम नेफ्रीडिया। ये जो पट होते हैं अर्थात एक खंड से दूसरे खंड के बीच का जो भाग होता है अंतरखंडीय पट, उस पर ये पाए जाते हैं तो इनको पटीय वृक्कक कहा जाता है। यानी दूसरे होते हैं अध्यावरणीय वृक्कक, अध्यावरणीय वृक्कक। ये अध्यावरणीय वृक्कक जो है ये पाए जाते हैं देहभित्ति पर, अर्थात शरीर की जो देहभित्ति होती है इस पर ये उपस्थित रहते हैं। और तीसरे जो वृक्कक है वो है ग्रसनीय वृक्कक। ग्रसनी वृक्कक ये एक तरह से झुंड के रूप में होते हैं और ये जो ग्रसनी वाला भाग होता है उसके दोनों तरफ समूह के अंदर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तो होता है पटीय वृक्कक जो 15वें खंड से लेकर के और अंतिम खंड तक उपस्थित होते हैं। दोनों तरफ जो अंतरखंडीय जो पट होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अध्यावरणीय वृक्कक जो है वो शरीर की जो देहभित्ति है उसके आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं और ये सभी खंडों पर उपस्थित होते हैं केवल क्लाइटेलम छोड़ करके। और ग्रसनीय वृक्कक जो होते हैं वो ग्रसनी वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। ये वृक्कक जो होते हैं ग्रसनीय वृक्कक ये चौथे, 5वें व 6ठे खंडों पर इनकी उपस्थिति होती है ग्रसनीय वृक्ककों की, और ये एक तरह से युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये वृक्कक सामान्य रूप से एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये क्या है कि इनमें दैहिक संगठन वगैरह के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं और ये कीपनुमा संरचना होती है। और इनमें क्या होता है कीपनुमा संरचना आगे चल करके एक नली रूपी संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उत्सर्जी जो पदार्थ है उसको छिद्र के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। अर्थात केंचुए की जो देहभित्ति है उस पर पाए जाते हैं बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिनको जो कि कहलाते हैं उत्सर्जन छिद्र कहलाते हैं। उत्सर्जन छिद्र जिनकी सहायता से उत्सर्जी पदार्थों को जो है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये केंचुए के हमने श्वसन तंत्र के बारे में बात की, परिसंचरण तंत्र के बारे में, क्योंकि यहां हम इनका ज्यादा डिटेल नहीं ले, यहां संक्षिप्त ले रहे हैं। कारण क्यों? क्योंकि यहां हम एक तरह से एक प्रारूपिक प्राणी के रूप में मान करके अध्ययन कर रहे हैं और प्रारूपिक प्राणी जो है उसमें किस तरह की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो आज का आप होमवर्क नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, केंचुए में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न है केंचुए में रुधिर ग्रंथियां कौन से खंडों
में स्थित होती हैं। ठीक है। तीसरा है केंचुए में गैसों का विनिमय किस भाग के द्वारा होता है? यानी कौन सा भाग जो है वो गैसों का विनिमय करता है। और केंचुए में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सी संरचना होती है? केंचुए में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सी संरचना होती है? इस तरह से 4 प्रश्न हैं। इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है। तो आज हमने केंचुए के कुछ तंत्रों के बारे में अध्ययन किया है और शेष जो है कुछ तंत्र और रह रहे हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना। ओके।